दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल प्रेप मंच चैनल पर। इसमें हम एक करंट अफेयर का एक सीरीज़ करके लेके आए हैं, जिसमें हम पूरा मैराथन में एक घंटे का और बाद में एक मैराथन में हम पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एपीएफसी, एसएससी, सीजीएल। आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इनको यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा ये क्लास नंबर 2 होने वाला है। पहली क्लास हम अराउंड 25 to 30 आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और पूरे कोर्स के बारे में जानने के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो को भी देखिए। और ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है दोस्तों। मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है, एमएससी इन फिजिक्स आईआईटी दिल्ली से किया है। मैंने जीआरएफ क्वालिफाई किया विद एआई और रैंक 51, क्लियर जेएनयू डीयू बार्क फॉर मास्टर्स। आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और अदर कम्पिटिटिव स्टेट और सिविल सर्विसेज फॉर 7 years, जिसमें मेरा कुछ ठीक ठाक एक्सपीरियंस मैंने इसमें गेन कर लिया और कुछ एग्ज़ाम्स मैंने इसमें क्वालिफाई भी किए हैं। क्लास 2 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये इस तरीके के हमारे करंट अफेयर डिस्कशन रहेगा, जिसमें हम क्या क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे: गवर्नमेंट बिल्स एंड एक्ट्स, नेशनल रैंकिंग एंड इंडेक्सेस, एनवायरनमेंट एंड हेरिटेज, गवर्नमेंट एंड स्टेट इनिशिएटिव, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, न्यू बोर्ड मिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल रिकॉग्निशन एंड जीआई टैग्स, अवार्ड एंड फेस्टिवल, साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, इकोनॉमी, ट्रेड एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, इंडियाज ग्लोबल एंगेजमेंट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, ग्लोबल अफेयर एंड डिप्लोमेसी, सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, मिसलेनियस बुक्स, विजिट्स, इनिशिएटिव्स, नोबेल प्राइज़ हाईलाइट फैक्ट, पूरा नोबेल प्राइज़ डिस्कस करेंगे। ये हमारे आज की क्लास में तो नहीं आएगा, ये कल की जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे, इनसाइड आउट, इंटरनेशनल रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस और यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वन लाइनर में अराउंड 50 to 60 आर्टिकल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर कुछ और ज़्यादा बचेगा तो एक पूरा मैराथन करके भी हम ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। रणजी ट्रॉफी 2024-25 येलो कर लेते हैं दोस्तों इसको। ये अक्टूबर 11 से मार्च 2025 तक खेला गया। फाइनल इसमें विदर्भा और केरला के बीच में हुआ है। विदर्भा का ये 3rd टाइटल है जो विदर्भा इसको जीता है केरला को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने हैं हर्ष, विदर्भा के बॉलर थे जिन्होंने 69 विकेट्स लिए हैं और टॉप स्कोरर इसमें रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप एक बार याद कर सकते हो। टॉप स्कोरर इसमें रहे हैं 960 रन्स के साथ यश राठौर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है नवरत्ना स्टेटस टू IRCTC एंड IRFC। ये 25th एंड 26th नंबर की नवरत्ना होने वाली हैं। पहले तो हम ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से डिसाइड की जाती हैं। फर्स्ट होती है महारत्ना, फिर होती है नवरत्ना और फिर होती है मिनी रत्ना। अब ये पहले मिनी रत्ना में थी तो ये यहाँ जंप कर गई हैं, फिर यहाँ से यहाँ जंप करते हैं। तो अभी अपने पास एट प्रेजेंट महारत्ना है 14 और नवरत्ना तो ये 26 हो गया क्योंकि 26th बनी है और मिनी रत्ना अपने पास काफ़ी हैं, 98 के आसपास हैं। ठीक है दोस्तों, और ये अपना इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और IRFC है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्राइटेरिया लमसम ये रहता है कि इसके नवरत्ना के लिए 1000 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए। लास्ट 3 years की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, और 60+ स्कोर होना चाहिए, जो हमारी परफॉर्मेंस इंडेक्स करके निकालते हैं क्राइटेरिया। जो प्रॉफिट और नेटवर्थ का जो क्राइटेरिया होता है उसमें लिखा हुआ प्रॉफिट, नेटवर्थ, परफॉर्मेंस, स्कोर 3 साल तक 60+ का स्कोर आया है और
उसके बेसिस पे इनको हमने जंप करा दिया है मिनी रत्ना से नवरत्ना, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो ये नवरत्ना से आगे जाके ये महारत्ना भी बनेंगी। और अभी महारत्ना में हमने बताया आपको कितनी है, 14 है। लेटेस्ट एडिशन इसमें था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये इनका टर्नओवर है 1000 करोड़ का, ये प्रॉफिट, और ये नेटवर्थ इसका ये है IRFC का। ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और अथॉरिटीज़ को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है। तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिपार्टमेंट इन चीज़ों को देख रहा है, और ये 25 और 26 नंबर की महारत्ना नवरत्ना बनी है। नेक्स्ट ये महारत्ना बन सकती है, पहले ये मिनी रत्ना थी। अब मिनी रत्ना 98 है, नवरत्ना 26 बनी है, और महारत्ना 14 है जो HAL बनी है। इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये मोदी जी की विजिट हुई है श्रीलंका में अप्रैल 2025 में। इन्होंने मोदी जी ने वहाँ पे एक, इसमें लिखा नहीं है, इनॉग्रेटेड 120 मेगावाट संपू सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो इसमें इंफॉर्मेशन याद रखने की है, बायलैटरल टॉक हुई हैं, ये नॉर्मल बातें हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की बस यही है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, अनुराग कुमार दसानायका। ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे इनका वेलकम किया है, फर्स्ट सच ऑनर टू फॉरेन लीडर्स। ठीक है, फिर इनको एक अवार्ड भी दिया है, श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अभी तो मोदी जी को और भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जब हम इसमें आगे आएंगे तो नए आर्टिकल्स में हम डिस्कस भी करेंगे जून जुलाई में। और एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डिफेंस, एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोलर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, कल्चरल रिस्टोरेशंस। मोदी जी का 22nd इंटरनेशनल अवार्ड है, 2008 में शुरू हुए थे। पास्ट रिसिपेंट थे मोमन अब्दुल गयों, यासिर अराफात। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये मोदी जी का 22वां था। लेकिन अब इसके बाद तो बहुत ज़्यादा हो गए, 25-26 के आसपास जा चुके हैं मोदी जी का स्कोर। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, श्रीलंकाज मित्र भूषण, श्रीलंकाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको, ये उनके प्रेसिडेंट साहब हैं, जिनका नाम है अनुराग कुमार दसानायका। अगले आर्टिकल पर चलते हैं दोस्तों। 6th बिम्स्टेक समिट, बैंकॉक थाईलैंड में। थीम क्या है, प्रॉस्परस, रेजिलियंस एंड ओपन बिम्स्टेक। पार्टिसिपेंट लीडर फ्रॉम ऑल 7 कंट्री। अब इसमें 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं अपने को याद रखनी है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। इधर से आए बांग्लादेश से ऊपर भूटान, इंडिया, उधर इधर आएगा अपना श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 यहाँ लिखे ही दोस्तों, सॉरी यहाँ लिखे भी हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इंडिया के पड़ोसी देख लो, ऊपर नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश, इधर श्रीलंका, एक इंडिया, 5 तो ये हो ही गई। एक्स्ट्रा इसमें याद रखना है थाईलैंड और म्यांमार, ऐसे करके आप इसमें याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसमें 6 रीजनल एग्रीमेंट किए हैं। बैंकॉक विजन 2030 को अडॉप्ट किया है। इंडिया प्रपोज 21 पॉइंट एक्शन प्लान, प्रपोज बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें चेयरमैनशिप रोटेट्स अल्फ़ाबेटिकली एवरी 2 years। बांग्लादेश इज़ नाउ द न्यू चेयर, मोहम्मद यूनिस। तो अभी इनके पास न्यू चेयर है बांग्लादेश के पास, अल्फ़ाबेटिकली ये रोटेट होती हैं। अल्फ़ाबेटिकली ऐसे कैसे की, जैसे भूटान पहले बांग्लादेश के बाद फिर भूटान के पास, फिर इंडिया, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड। तो ऐसे करके ये हर 2 साल में रोटेट होके आती रहती है। तो अभी इसकी प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप है बांग्लादेश के पास, और ये सब हमने इसमें एग्रीमेंट किए हैं। ठीक है, और दोस्तों एक बार आज एक न्यू इनिशिएटिव भी करेंगे हम, पूरा ये कवर करके जितने भी करंट अफेयर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इनको कवर करके हम एक बार रिवीजन भी 5 मिनट में सारे आर्टिकल्स का करेंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे जो आपको याद रखने। अगर वो आप लास्ट में 5 मिनट का भी सुन लोगे तो बहुत आपको इसमें एनरिचिंग होगा।
नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, 5 मार्च 2025 को बाय इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इकोनॉमिक्स एंड पीस। मोस्टली तो अच्छी इन्फॉर्मेशन तो इसमें यही है, यही याद रखने की है। ठीक है, कंट्रीज रिपोर्टिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 58 to 60, ग्लोबल 11% राइज इन टेररिज्म डेथ्स, सिचुएशन वर्सन हो गई है 45 कंट्रीज़ में, तो 34 में इम्प्रूव हुई है। इंडिया की रैंक इसमें 14 है, स्कोर अपना 6.411 है। अच्छी पोजीशन नहीं है अपनी भी, हम भी बहुत ख़राब पोजीशन में है इसमें। डेडलीस्ट ग्रुप है इस्लामिक स्टेट जो एक्टिव है 22 कंट्रीज़ में, और जो अभी इंडिया पे रिसेंटली अटैक हो रहे हैं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, TTP। ठीक है दोस्तों, और वर्ल्ड की 99.7 पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। 163 कंट्रीज़ में ये लोग फैले हुए हैं, और ये 12th एनुअल इंडेक्स है। और ये देखिए वेरी हाई में जो लोग डलते हैं यहाँ पे है, और फिर हाई है, इंडिया भी हाई वाली में आता है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका मीडियम वाली में आता है, और ये वेरी लो कनाडा, इधर ब्राज़ील वेरी लो में, और नो इम्पैक्ट में ये देखो साउथ अफ्रीका वगैरह, और कुछ यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, और इधर सेंट्रल एशिया रूसिया के नीचे के जो कुछ कंट्री हैं ये बिल्कुल नो इफेक्ट में आते हैं। ये न्यूजीलैंड वाला एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें हम इतना याद रखेंगे। और जो हमने इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, बुर्किना फासो दोस्तों यहाँ पे, इसी के नीचे अपना माली, इधर ही है सारे कंट्री है, और नाइजर, ये 3 कंट्री तो इधर से हैं टॉप से, जिसमें रैंक फर्स्ट बुर्किना फासो की है, सेकंड हमारे पाकिस्तान की है, तीसरी सीरिया, माली और नाइजर। 3 तो ये इधर ही हो गए, बुर्किना फासो, चौथे नंबर वाला माली और 5वें नंबर वाला नाइजर। पाकिस्तान अपने पड़ोसी हो गए, इधर पाकिस्तान अपना पड़ोसी हो गया, और एक कंट्री बचा इसमें सीरिया भी अपना इधर, सीरिया इस साइड इधर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। मोल्दोवा जॉइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 104th मेंबर इसमें ज्वाइन किया है, मतलब जिसने रेटिफाई किया है। वैसे मेंबर तो ये 121st है जिसने साइन कर चुके हैं। ये फुली रेटिफाइड वाला कंट्री है 104वें नंबर का मोल्दोवा। इससे पहले आर्मेनिया ने ज्वाइन किया था, ये 105वां है, सॉरी ये 105वां है। मालदीव आर्मेनिया 104वां कंट्री था, 104th कंट्री आर्मेनिया था, 105th कंट्री अपना मोल्दोवा है। हालांकि कन्फ्यूजन है, 107th बताते हैं इसको काफ़ी आर्टिकल्स में तो, और लेकिन ये 121 हमारा टोटल जिसने इसको साइन किया है। और फाइनली रेटिफाइड में 105th और 107th भी कहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप याद करिएगा। और 107th में भी हम जा सकते हैं इसमें। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत हमने ही की थी 2015 में, इंडिया और फ्रांस ने मिलके। पहले ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कंट्रीज आती थी उनके लिए ओपन था, फिर बाद में पूरे UN मेंबर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। गोल क्या रहेगा इसका? मोबिलाइज 1 ट्रिलियन फॉर सोलर बाय 2030, रिजोल्व टेक फाइनेंस एंड स्किल इशूज, रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट सबमिटेड इन न्यू दिल्ली। इन्हीं से रिगार्डिंग है ये। और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। और मोटो इसका है कि 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। मोटो क्या है ये अच्छा याद कर लीजिएगा, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है दोस्तों, ये मोदी जी ने ही दिया था। कौन सी कॉन्फ्रेंस में दिया था? ये 2017-18 में कुछ इसको ऐसा कुछ बनाया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। और इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में और कुछ याद रखने का है नहीं दोस्तों। मोल्दोवा कहाँ पड़ता है? मोल्दोवा का आप ज़्यादा से ज़्यादा मैप देख सकते हो। मोल्दोवा का मैप हम पिछले इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मोल्दोवा के लिए एक बार देखना है तो मोल्दोवा जो अपना यूक्रेन है, जो अभी रशिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रोमानिया के बीच का जो कंट्री है ये मोल्दोवा है। इधर है मोल्दोवा, आप ऐसे रफली याद रख सकते हो।
ताकि आपकी मेमोरी में ये बैठ जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। प्रोजेक्ट है तियानसेन सेंगली टनल चाइना। लेंथ इसका 22.13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। पार्ट ऑफ उरुकी यूली एक्सप्रेसवे, जो लिंक करता है उरुकी इन नॉर्दर्न जिनजियांग और यूली विद साउथ जिनजियांग। तो मोस्टली ये जिनजियांग प्रोविंस में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल कहाँ है। नीचे 4 कंट्री दे दी जाएंगी। शहर तो सिटी देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई जिनजियांग में है या किसी अदर प्रोविंस में है। उसका नाम दे दिया जाएगा कि तियानसिंग सेंगली टनल चाइना, बस। और या फिर इसमें ऐसे कोरिया, साउथ कोरिया, क्योंकि नाम सिमिलर से मिलते हैं तो बाकी और कुछ ऑप्शन देगा आपको, इसमें कंफ्यूज किया जा सकता है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है वो तियानसिंग सेंगली टनल चाइना में बना है। ठीक है दोस्तों। ट्रैवल टाइम कट फ्रॉम 3 hours to 20 minutes। फर्स्ट टाइम TBM यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। TBM होता है टनल बोरिंग मशीन्स। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, टनल बोरिंग मशीन। जो टनल को बोर करने के लिए जो मशीन यूज की जाती हैं उनसे ये चीज़ बनाई गई है एक्सप्रेसवे टनल। और यूके नेक्स्ट आर्टिकल है यूके टू ट्रांसफ़र चैगोस आर्कीपेलागो टू मॉरिशस। बस इतना याद रखना है कि चैगोस आर्कीपेलागो कहाँ है। ये अपने ये इंडिया है, इससे इंडियन ओशियन में नीचे है। ये अफ्रीका है, इसके ईस्टवर्ड है। और ये पहले यूके की टेरिटरी हुआ करती थी। अब इसने फाइनली ICJ के रूलिंग के बाद इसको मॉरिशस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बीच में इसको US पे को भी लीज दे दिया था यूके ने, ये लिखा भी है। 13 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद ICJ ने की रूलिंग के बाद यूके ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है मॉरिशस को। और कंट्रोल यूके सिंस 1814 क्रिएटेड ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरीज। एविक्शन 2000 रेजिडेंसीज फोर्सली मूव टू मॉरिशस एंड सेचल्स इन 1970s टू बिल्ड ए डियागो गार्सिया बेस लीज्ड टू USA इन 1966। ठीक है, तो इसको बीच में 1966 में एक डियागो गार्सिया बेस बना के USA को ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उसको लीज पे दे दिया था। इसमें हम नेक्स्ट आर्टिकल अपना मूव करते हैं। वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव एम्स टू मैरीटाइम पावर हाउस बाय 2047। जो हमारा टारगेट है इसमें कि 2047 तक हम मैरीटाइम पावर हाउस बनेंगे। ये हमारा अमृतकाल वाला भी टाइम हमने इसी को रखा है। और बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में ये किया गया था, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर इन मुंबई। ठीक है दोस्तों। और एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। ये चीज़ें बहुत इजी रहती हैं दोस्तों। एक बार क्या होता है ना, एक याद हो जाए कि वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए है, कि हमें मैरीटाइम सुप्रीमेसी या मैरीटाइम पावर हाउस बनना है। तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी कि हम फिर क्या करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगे। ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करती हैं। और यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसको अनवील्ड किया है। स्टैंडर्डाइजिंग स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस इन इंडियाज मेजर पोर्ट्स। सागरमाला लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज ऑल्सो लॉन्च्ड। इसी टाइम पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है कि भाई इंडिया का हाउ फास्ट इट इज़ ईजी टू डू बिजनेस, लॉजिस्टिक कितना ईजिली एक दूसरे एरिया से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसका वर्ल्ड बैंक का भी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, जिसमें हमने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है। हमारा 44th से 22nd पोजीशन पर भी हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है। इसमें ये सब लॉजिस्टिक का पार्ट आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, सागरमाला लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल हम इसमें देखेंगे इंडियाज़ मैरीटाइम वीक। मुंबई में हेल्ड किया है 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये हुआ है 2025 में। ए बाइनियल ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ मैरीटाइम हेरिटेज एंड डेवलपमेंट पोइज्ड टू बी द लार्जेस्ट मैरीटाइम इवेंट वर्ल्ड वाइड। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों। ठीक है,
बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी दोस्तों, हम इसको दोबारा शुरुआत करते हैं इतने अपने वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव से। वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव हमारा यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अनवील किया है। इसका एम है टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल ट्रेड एंड प्रेजेंस एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, फोकस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस इन इंडियाज मेजर पोर्ट्स। सागरमाला लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमने 2023-24 इसमें लॉन्च किया है। इंडिया का रैंक वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमने सब्सटेंशियली इम्प्रूव किया है। 44 से हमने 22 तक हम इसमें किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ मैरीटाइम वीक। मुंबई में 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच हुआ है, जो कि बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर बॉम्बे में है, इन मुंबई, उसमें हुआ है। और मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेटिंग इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, पोइज टू बी द लार्जेस्ट मैरीटाइम इवेंट वर्ल्ड वाइड। ठीक है दोस्तों, पोइज टू बी द लार्जेस्ट मैरीटाइम इवेंट है ये, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर इन बॉम्बे में हुआ है। इसका एम है मैरीटाइम पावर हाउस बनने का, मैरीटाइम पावर हाउस बनने का 2047 तक, जो कि हमारा अमृतकाल का भी टाइम पीरियड है। इसी तरह इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव। जनवरी 2025 में 33 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फ्रॉम 16 कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंटल वर इंक्लूडेड। इंडिया कंट्रीब्यूटेड 5, इसमें हमारी तरफ से इसमें 5 कंट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क आंध्र प्रदेश, काकीनाडा क्लस्टर केरला, ग्रीन हाइड्रोजन वैली गुजरात, मुंद्रा क्लस्टर गुजरात, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये हमारे 5 इसमें हैं। इसमें पहले अराउंड कुछ 13 इसमें न्यू हैं और 22 इसमें 20 इसमें पहले थे, तो टोटल मिला के अभी 33 हो गए हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। और उसके बाद इसमें याद रखने का है कि भाई क्लस्टर्स आर जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड एरिया वेयर इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रीज कोलैबोरेट फॉर ग्रोथ। ये इसकी मेन लाइन है कि क्लस्टर्स का मतलब क्या है कि जोग्राफिकल कनेक्टेड एरियाज वेयर इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रीज, जो एक दूसरे से कनेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं, वो कोलैबोरेट करेंगी फॉर ग्रोथ, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, जिसमें इंडिया के कंट्रीब्यूशन रहा है 5। टोटल 33 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, 16 कंट्रीज 5 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें ये सब इस पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है। ठीक है दोस्तों। और इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट COP26 2021 में इन पार्टनरशिप विद एसेंचर एंड EPRI, ये 2 कंपनियां हैं जिनके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था COP26 में। EPRI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये एसेंचर तो आप जानते ही हो। ठीक है दोस्तों। ड्राइव ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स, रिड्यूस एमिशंस, डेवलप क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये जनरली याद हो जाती हैं। अगला है JSW बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरर लेड बाय सज्जन जिंदल। इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सीड 30 बिलियन किसको क्रॉस किया है? USA की न्यू कॉर्प और आर्सिलर मित्तल। तो अब इनकी रैंकिंग बनाएं तो फर्स्ट रैंकिंग पे जो अपने आगे हैं मोस्ट वैल्यूएबल में स्टील में JSW स्टील, सेकंड पे न्यू कॉर्प USA, और तीसरे पे आर्सिलर मित्तल, जो कि अपने ही हैं, ये भी पहले हुआ करते थे, यूरोप में है, इनका सेटअप है। $27 बिलियन का इनका है कैपिटलाइजेशन, और $30 बिलियन के साथ JSW अब फर्स्ट बन गया है। ठीक है दोस्तों। इनका जो प्रेजेंस है इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अक्रॉस विजयनगर, डोलवी, सलीम इंडिया में, और बाहर में US और इटली में है इनका। ठीक है। एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग स्टॉक परफॉर्मेंस एंड एंटी डंपिंग मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। क्यों है? क्योंकि एंटी डंपिंग मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और स्ट्रॉन्ग स्टॉक परफॉर्मेंस इसका रहा है, इसके कारण ये पहले नंबर पर अभी मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरर बन गई है। अगला है इंडियाज रेमिटेंस रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद आपको रखना है अच्छे से। USA एंड UK सरपास्ड गल्फ नेशंस इन द कंट्रीब्यूशन, कि जो पहले हमारा गल्फ नेशन से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता था, उसको अब UK और US ने सरपास कर दिया है। USA का 28% 2024 में,
हो गया है। 23.4 था 2021 में, यूके का 10.4 पहुंच गया, 3% था 2017 में। देखो कितना एकदम इम्प्रूवमेंट हुआ है, दोनों का मिला के पहले 26% था, अब 40% हो गया है। इंक्रीज फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनसे भी इंक्रीज हुआ है। यूएई ड्रॉप्ड फ्रॉम 27% टू सऊदी अरबिया दिस टू दिस। तो जो इतने अपने गल्फ कंट्रीज हैं इनमें अपना ड्रॉप देखने को मिल रहा है अपने को कि भाई यहाँ से रेमिटेंस अपना कम आ रहा है। और डिक्लाइन का एट्रीब्यूट क्यों करने की, भाई वेज स्टेगनेशन हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा मीनियल जॉब में हम जाते हैं तो वहाँ वेज स्टेगनेशन हो गया। रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट पोस्ट कोविड-19। मेजर रिसिपेंट स्टेट है महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु। अराउंड 50% इन तीनों स्टेट्स के पास आता है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब ये बहुत ही लेस देन 5% ही ये लोग करते हैं। यहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हो मैप में कि सबसे बड़ा गोला किसका, महाराष्ट्र का, फिर अपना ये केरला है, और इसके बाद हम देखेंगे अपना तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये छोटे छोटे हैं अपने, हरियाणा तो 2.9 है, राजस्थान 1.5 है, गुजरात भी कम है, और उत्तराखंड तो बिल्कुल कम है, बिहार भी बहुत कम है। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना कि भाई महाराष्ट्र, केरला हाईएस्ट रिसीव करते हैं रेमिटेंस। यूके, यूएसए ने सरपास कर दिया है गल्फ कंट्रीज़ को, वहाँ से हमें हाईएस्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला है बुकर्स प्राइज़। किसको मिला है, किसके लिए मिला है, किसको मिला है, तो ये अपनी मैडम इधर हैं, ब्रिटिश ऑथर। और किस नॉवेल के लिए मिला है, ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल इनके हाथ में जो बुक है इसके लिए इनको मिला है। और 50,000 पाउंड तक का इसमें ब्रिटिश ऑथर समंथा हार्वे, कौन है, समंथा हार्वे, किसके लिए मिला है, ऑर्बिटल के लिए। और ये मिलता किस क्राइटेरिया पे है, प्राइज कंसिडर्स एनी बुक रिटन इन इंग्लिश, कोई भी बुक कहीं भी इंग्लिश में लिखी हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड कि वो पब्लिश हुई हो यूके में और आयरलैंड में। कहीं का भी कोई ऑथर हो, किसी भी पार्ट में रहता हो, बुक इंग्लिश में लिखी हो और यूके और आयरलैंड में उसको पब्लिश किया हो। ठीक है। पोस्ट शॉर्ट लिस्टिंग, ऑर्बिटल बिकेम द ब्रिटेन्स मोस्ट सेलिंग नॉवल, नोटेबली 5 of the 6 novels shortlisted for this year award were authored by women। ये अच्छी बात है कि भाई 5-6 में से 5 जो शॉर्ट लिस्ट किए थे बुक, उसमें से 5 वुमेन ने लिखी हैं। 1969 में ये बुकर प्राइज़ को इनॉग्रेट हुआ था। और इंडिया की तरफ से इसमें स्ट्रेटेजिक में याद रखने का कि फर्स्ट इंडियन फीमेल रिसिपेंट वाज अरुणधति रॉय, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, इन 1997। ठीक है दोस्तों, स्पेस बेस्ड इसका ये नॉवल है। कोई पूछे तो ऑर्बिटल किसके बारे में, स्पेस बेस्ड है, जिसमें उसने नरेट किया है 6 एस्ट्रोनॉट्स की स्टोरी को, स्पेंडिंग ए डे ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है दोस्तों, वेयर दे ऑब्जर्व 16 सनराइजेज एंड सनसेट्स फ्रॉम द स्पेस। ज़्यादा इसमें याद रखने का कुछ है नहीं। अगला है जमनालाल बजाज अवार्ड। जमनालाल बजाज अवार्ड बॉम्बे में मिले हैं नवंबर 13, 2024 को। वेरियस कैटेगरीज में दिए गए हैं। क्रिएटिव वर्क के लिए गिरिजानंदन गिरिजा सतीश, प्रेसिडेंट ऑफ नव भारत जागृति केंद्र, ये पहला अवार्ड है। इसमें 4 अवार्ड, ये जो 4 फोटो लगे हैं 4 अवार्ड मिले हैं। ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि मैं आपको इसमें बताना भी चाहता हूँ कि ये एरिक कुमदेसा फ्रॉम कॉन्गो, फाउंडर ऑफ गांधी मार्क्स कम्युनिस्ट, प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज आउटसाइड इंडिया, जमुना बजाज इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, ये जमुना बजाज इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, जमुना बजाज इंटरनेशनल अवार्ड। उसके बाद जानकी देवी, जो अपनी जानकी देवी बजाज अवार्ड फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रेजेंटेड टू डॉक्टर तुलसी मुंडा, ये अपनी डॉक्टर तुलसी मुंडा, ये गिरिजानंदन गिरिजा सतीश। और एक ट्राइबल वुमेन को आदिवासी, फाउंडर ऑफ द आदिवासी विकास समिति फॉर हर सिग्निफिकेंट वर्क विद द ट्राइबल कम्युनिटीज, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, और एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट अवार्डेड टू रश्मि भारती, एक्नॉलेज ऑफ फॉर 33 ईयर्स ऑफ डेडिकेशन टू रूरल डेवलपमेंट इन उड़ीसा एंड उत्तराखंड। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। 4 अवार्ड मेन अवार्ड है। पहला अवार्ड है क्रिएटिव वर्क के लिए गिरिजानंदन गिरिजा सतीश, प्रेसिडेंट ऑफ नव भारत जागृति केंद्र।
दूसरा साइंस एंड टेक फॉर रूरल में 33 ईयर्स की सर्विस देने के लिए। इंटरनेशनल अवार्ड में एरिक कुमदेसा फ्रॉम कॉन्गो को गांधीयन वैल्यू आउटसाइड फैलाने के लिए। और जानकी देवी बजाज अवार्ड फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रेजेंटेड टू डॉक्टर तुलसी मुंडा, फाउंडर ऑफ आदिवासी विकास समिति, फॉर हर सिग्निफिकेंट वर्क इन ट्राइबल कम्युनिटीज, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। ईच रिसिपिएंट रिसीव्स ए कमेंडेशन सर्टिफिकेट ए मोमेंटो एंड 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपये एक सर्टिफिकेट एक मोमेंटो, ये सब इनको मिलेगा। और जमुना लाल बजाज अवार्ड एस्टेब्लिश इन 1978। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन चाइना, ये भाई सबसे ज़्यादा गोल्ड इन लोगों को मिला है। 1000 टन ऑफ गोल्ड लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। और मिला कहाँ है? फिंगजियांग काउंटी, हुनन प्रोविंस, चाइना। इससे पहले ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पास था, साउथ डीप माइन अप्रोक्सीमेटली 900 टन्स था। अब इसको सरपास करके ये हो गया है 1000 टन। इसकी अप्रोक्सीमेटली 83 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू मानी जाती है। चाइना इज करेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर। स्टिल ये लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो कंजम्पशन है वो है 741 टन्स इन फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2024 एंड आउटस्पेस इट्स प्रोडक्शन 268 टन का इनका प्रोडक्शन है। तो इंपोर्ट करते हैं 473 टन के आसपास। बहुत ज़्यादा ये लोग अपना इंपोर्ट करते हैं, अराउंड 60 to 70% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन 268 टन होने के बावजूद भी ये लोग हाईएस्ट प्रोडक्शन करते हैं। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग चाइना 10% कंट्रीब्यूट करता है गोल्ड प्रोडक्शन को। 10% अकेले ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टिल दे आर द इम्पोर्टर। तो ये पूछे कोई, चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी इंपोर्ट करता है। और ये 268 के आसपास ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। वैसे एक चीज़ इसमें देखी जाए तो इंडिया में बोलते हैं कि हम इंडियन वुमेन आर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड गोल्ड। चाइना की ये फैक्ट्स देख के तो लग रहा है कि चाइना में ज़्यादा लोग गोल्ड के पीछे पागल हैं, गोल्ड कंजम्पशन। अब वो पता नहीं किस तरीके से वो करते हैं, साइंटिफिक रीज़न क्या है। स्टैटिक जीके इन इंडिया, कर्नाटका लीड्स इन द गोल्ड रिजर्व। कर्नाटका लीड्स इन द गोल्ड रिजर्व। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है भाई ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट। ये हमारा एक्सटर्नल डेट 2022 से तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि भाई एकदम से यहाँ ड्रास्टिकली बढ़ता जा रहा है। और अब हम 711 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुँच चुके हैं। 711.8 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुँच चुके हैं। रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एन इंक्रीज ऑफ 42 बिलियन यूएस डॉलर इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द 2024-25 के ईयर में। पहले 6 महीने में ही 22.9 बिलियन डॉलर हमारा बढ़ गया, टोटल बढ़ के 711.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। और डेट का कंपोजिशन क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है 578 बिलियन यूएस डॉलर, शॉर्ट टर्म डेट है 133.6 बिलियन यूएस डॉलर। और अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म वाला 81.2% ऑफ टोटल एक्सटर्नल डेट है। करेंसी कंपोजिशन ऑफ डेट एज परसेंटेज एज डेट क्या है? यूएस डॉलर लार्जेस्ट शेयर है 53% से, इंडियन रुपी है 31.2%, जापानीज येन है 6%, एसडीआर है 5%, यूरो है 3.4%। एक्सटर्नल डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेट कंस्टिट्यूटेड 19.1% ऑफ इट्स जीडीपी। ठीक है दोस्तों, इसमें इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का भी है नहीं। और इसमें ये रिपोर्ट कंपाइल कौन करता है, एक बार वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो इसको रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस आरबीआई इसको कंपाइल करता है। ठीक है दोस्तों। और लार्जेस्ट शेयर यूएस डॉलर का है, इतना याद रखना है। इसमें अराउंड 54% है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है नहीं, क्योंकि ये बढ़ती घटती रहती है, तो दिस इज़ नॉट दैट गुड। बट इतना याद रखना है कि फॉरेक्स रिजर्व का अभी 95% के आसपास हम लोग एक्सटर्नल डेट चल रहे हैं, कि जितना अपना फॉरेक्स रिजर्व है उसका 95% तक हमारे पास डेट है। ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा इसके आसपास ही रहता है 700 बिलियन डॉलर, और इतना ही हमारा एक्सटर्नल डेट है। तो लमसम ये लोग सेम ही है।
उसके बाद है नीति आयोग फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड इट्स फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 एन एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइडिंग डाटा ड्रिवन इंसाइट इनटू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो इंडियन स्टेट्स को ये 4 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले तो क्या होते हैं, अचीवर, फिर होते हैं फ्रंट रनर, फिर होते हैं परफॉर्मर और फिर होते हैं एस्पिरेशनल। तो अचीवर में अपने पास 3 स्टेट हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। ओडिशा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे इसमें फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में, और अरविंद पनगिरिया जी और चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन विद द प्रेजेंस ऑफ सुमन के बेरी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, इन दोनों में इसको लॉन्च किया है। और 18 मेजर स्टेट्स को ऑन 5 इंडिसेस पे, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कलेक्शन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, 18 स्टेट को 5 पैरामीटर पे लोग जज करते हैं। उड़ीसा सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन among 18 मेजर स्टेट्स विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 67.8। छत्तीसगढ़ और गोवा उसमें फॉलो करते हैं उसको रैंकिंग में। और सबसे पुअर है पंजाब एंड केरला, क्योंकि इन्होंने अपने फाइनेंशियल को अच्छे से मैनेज नहीं किया है। चैलेंज ड्यू टू लो क्वालिटी इनकम एंड डेट स्टेबिलिटी फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, आंध्रा एंड हरियाणा। ये इसके बाद ख़राब सिचुएशन में आते हैं। नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2015। इतना याद रखना कि भाई जो इसको नीति आयोग के जो चेयरमैन है ना, इसका एक स्टैटिक जी केस में डाला है कि नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है, वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में इसको बनाया था। पंजाब, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बंगाल ये लोअर साइड में है फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा ये टॉप पोजीशन पे है। तानसेन सम्मान, नेशनल तानसेन सम्मान 2023 अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्लासिकल म्यूजिक बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश was presented to तबला प्लेयर पंडित सपन चौधरी फ्रॉम कर्नाटका, कोलकाता, कोलकाता के सपन चौधरी जी को यह अवार्ड दिया गया है। और 22 में यह अवार्ड मिला था पंडित गणपति भट्ट को, कर्नाटका के थे ये, कर्नाटका के थे। पंडित गणपति भट्ट कर्नाटका के थे, उनको 22 में मिला है। 23 में पंडित सौपन चौधरी कलकत्ता के हैं, उनको मिला है तानसेन सम्मान। और इसके साथ साथ एक तानसेन समारोह जो फीचर किया जाता है, द प्रेजेंटेशन ऑफ राजा मान सिंह तोमर सम्मान आल्सो फीचर द प्रेजेंटेशन ऑफ तानसेन समारोह में ही तानसेन राजा मान सिंह तोमर सम्मान भी दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ही देती है। और टू सनद न्यास ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है मोस्टली, तो सनद न्यास इंदौर को ये मिला है। पिछली बार 2022 में जो मिला था ये मालव लोक कला केंद्र उज्जैन को मिला था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें याद रखने का है कि इंडिया सिलेक्टेड एज चेयर टू 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स। कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग है, इसका 68th सेशन हुआ है, जिसका फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ बिन इंटरेस्टेड विद द चेयरमैनशिप ऑफ दिस क्रूशियल कमीशन। इसके एम्बेसडर शंभू एस कुमारन इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्हीं है ना चेयर द यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म। बस इसमें इतना याद रखना, ज़्यादा इसमें याद रखना है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये तो बनाया गया है कि भाई इंडिया सिलेक्ट किया है चेयर के लिए, बीज चोजन एज द चेयर फॉर 68th सेशन ऑफ द कमीशन। CND सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज। और थोड़ा बहुत अब हम इसके कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं, नारकोटिक्स ड्रग वाले के बारे में। 1946 में इसको एस्टेब्लिश किया है इकोसोक ने, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने, थ्रो रेजोल्यूशन 9 की ड्रग कंट्रोल एग्रीमेंट अडॉप्टेड अंडर UN इंक्लूड सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग ऑफ 1961 अमेंडेड इन 1972, कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज इन 1971, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज इन 1988। यह इसमें मोटा मोटा बस यही इतना याद रखना है
कॉन्स्टिट्यूशन डे 2024 सेलिब्रेशन हुआ है नवंबर 26 2024 में, इसको सेलिब्रेट किया है। 26 नवंबर को पहले नेशनल लॉ डे मनाया जाता था, बिफोर 2015 नेशनल लॉ डे, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें भी एम्प्लॉई इस दिन में शपथ लेते हैं अपने प्रीएम्बल की, विद द पीपल ऑफ इंडिया वो वाले की। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन उसको रिसाइट भी करते हैं, ठीक है। इंडियाज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपको इतना ज़्यादा याद रहेंगे, इतना याद रखना है कि भाई नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू 26 जनवरी को किया था। इसके पीछे की जो वो कहानी है आपको पता ही होगा कि रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की कसम खाई थी। उसके चक्कर में हमने 2 महीने लेट किया था। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने सिटीजनशिप वाले कुछ आर्टिकल्स थे और कुछ हमने 26 नवंबर को ही लागू कर दिए थे। फुल फ्लैज हमने 26 जनवरी को लागू किए थे संवैधानिक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार किया था, बट हमने 26 जनवरी को 26 नवंबर को कुछ उसमें आर्टिकल से लागू कर दिए थे। इसलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं कि भाई 26 जनवरी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। द 2024 सेलिब्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द कैंपेनिंग हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, our constitution our pride, aiming to reiterate the core values of the constitution and honor the contribution of its framers। उसके बाद है न्यू रिलीजियस सर्किट्स इन उत्तर प्रदेश। भाई 7 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करके एक न्यू रिलीजियस सर्किट्स बनाया है। प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर एंड भदोही। अगर कोई यूपीपीएससी इसकी तैयारी कर रहा हो तो उसको तो ये सारे रटने पड़ेंगे कि भाई प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही। इसको एक बार आप हल्के हल्के अपने माइंड में याद रख लेना कि ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट आपको ये याद हो जाएंगे। आपको ये पक्का याद करने हैं। अगर आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। एक बार हम इसके बारे में फिर भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द सजेशन फ्रॉम नीति आयोग प्लान्स टू डेवलप वाराणसी प्रयाग रीजन एज ए डिसीजन मेड ऑन जनवरी 14, 2025। द प्राइमरी गोल इज टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म एंड एंश्योर लोकल डेवलपमेंट। प्लान इन्वॉल्व्स डेजिग्नेटिंग 22,000 स्क्वायर फीट एरिया 7 डिस्ट्रिक्ट में। एक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश करी जा रही है। हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाराणसी एंड प्रयागराज को हम डेवलप कर रहे हैं। कनेक्टिंग सिटीज़ साइट्स लाइक काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड संगम, इन साइट को इकट्ठा किया जा रहा है। बेसिकली जो गंगा के आसपास का एरिया है दोनों साइड का, उसको इकट्ठा करके एक नया सर्किट तैयार किया जा रहा है। और जो अलग टूरिज्म सर्किट जो 12 हैं यूपी के पास वो बिल्कुल ही अलग है। ये अलग है, वो अलग है। उनका जो कल्चरल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंट है, तो दोनों अलग है। और इसके लिए पैसा कुछ है कि नीति आयोग हैज़ प्रपोज्ड कि भाई रीजनल एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे जो इस विजन को, हमारे इस विजन के रिगार्डिंग काम करेगी। और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हम इन सब सर्किट को, क्योंकि इससे टूरिज्म आएगा और वो पैसा आएगा, तो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 तक हम बन जाएंगे। और एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो जो 12 सर्किट हैं टूरिज्म सर्किट जो हैं, इसके अलावा कौन कौन से हैं। ये रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, यहाँ पे हेरिटेज सर्किट, अवध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, सूफी सर्किट। ये मोस्टली हिंदू, जो हमने अभी रिलीजियस सर्किट बनाया है ये हिंदू के भी टेम्पल्स और गंगा के अराउंड के एरिया को देख रहा है। बट जो सर्किट टूरिज्म सर्किट की बात करते हैं उसमें हम हर धर्म को कैटर करते हैं। जैसे बुद्धिज़्म सर्किट हुआ, सूफी, ये थोड़ा इस्लाम साइड हो गया, हिंदू सर्किट, उसमें हम सब कवर करते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल्ड लाइफ एंड नेचर सर्किट, ठीक है। और कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, हेरिटेज सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर सर्किट एंड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सर्किट। ठीक है दोस्तों, ये 12 है, एक रिपीट हो गया ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 सर्किट हैं। इस तरीके से अगर यूपीपीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे एक एक कि भाई कौन से एरिया में क्या। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट को पूछा जाएगा तो किस एरिया में है, मतलब आपको रफली आइडिया रहना चाहिए कि ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। और
सूफी सर्किट डाउन्स इसमें है। तो ऐसे इस तरीके से याद रखोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट का तुक्का लगाने में भी थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को। इंडोनेशिया ज्वाइंस ब्रिक्स। इस आर्टिकल में बस इतना है कि भाई नया मेंबर कौन सा ब्रिक्स में ऐड हुआ है और टोटल मेंबर कितने हो गए हैं, शुरुआत कब हुई थी ब्रिक्स की, स्टार्टिंग के मेंबर कितने थे, बाद में कौन ऐड हुआ, हम एक बार इसके बारे में जान भी लेते हैं। पहले हम ब्रिक्स के बारे में ही जान लेते हैं कि भाई अब इंडोनेशिया को मिला के 10 एमर्जिंग इकोनॉमी हो गए हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, जो ब्रिक बनता है ब्रिक। साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया था, जो ब्रिक्स बन गया था बाद में। ठीक है। फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन एकातिंग्सबर्ग, रशिया 2009 में। आफ्टर साउथ अफ्रीका ज्वाइन फॉर द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन सान्या, चाइना। साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद पहली जो समिट हुई थी वो सान्या, चाइना में हुई थी। इतनी इन्फॉर्मेशन जानने की वैसे इसमें ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी हो जाएगी। न्यू मेंबर एडिड इन 2024, जिसमें ईरान, यूएई 6th, 7th यूएई, इजिप्ट 8 और इथोपिया 9 और 10 अभी इंडोनेशिया। तो एक बार इसके 10 के 10 मेंबर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिक से तो याद रखिएगा कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2010 में। उसके बाद IUEE, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और फिर लास्ट में इंडोनेशिया। ये 10th मेंबर। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, या कौन सा मेंबर नहीं है। आपको 3 दे दिए जाएंगे, इजिप्ट दे दिया जाएगा, इथोपिया दे दिया जाएगा और एक रशिया दे दिया जाएगा और एक कोई और दे दिया जाएगा। आप इथोपिया में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इथोपिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान और लास्ट में इंडोनेशिया। तो 2006 में इसको फॉर्मली एस्टेब्लिश किया था। जिम ओ'नील ने इसको कॉइन किया था। 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, 46% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ब्रिक्स एम्स टू स्ट्रेंथन द इन्फ्लुएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड काउंटर बैलेंस द डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न लेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम लाइक G7। G7 में सारी ग्लोबल है ना। एक बार आप कमेंट सेक्शन में G7 के मेंबर कंट्रीज बता देना कि जैसे USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, ऐसे करके 7 का नाम लिख देना G7 वालों का। और जिस तरीके से G7 अपना वेस्टर्न लेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहता है, उसी प्रकार से ये उसको काउंटर करने के लिए हमने ये बनाया है। और अब की बार 2025 का अगर कॉन्फ्रेंस देखना है तो ये ब्राज़ील 2025 में ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और ये हमारे इंडोनेशिया ज्वाइन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया हैव फॉर्मली अप्लाइड टू बिकम द ब्रिक्स मेंबर। अब ये नेक्स्ट है जो 11वां, 12वां और 13वां मेंबर बनेंगे, ये अभी अप्लाई किए हैं, उनको भी मेंबरशिप नहीं मिली है, बट फॉर्मली दे हैव अप्लाइड। और नाइजीरिया ने एडिशनली पार्टनर कंट्री अपने को ब्रिक्स का बताया है। ठीक है दोस्तों। और 2023 के जोहान्सबर्ग में जो समिट हुआ था उसमें इसको एंडोर्स किया था इंडोनेशिया की मेंबरशिप को। आज इनको मिल गई है फॉर्मली 2025 में। अगला आर्टिकल है यूनाइटेड स्टेट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लंबा हो रहा है दोस्तों आर्टिकल, हम जल्दी जल्दी इसको अपना कवर करेंगे। जो कुछ आर्टिकल्स बचे हैं अब आज करने तो हैं ही सारे। यूएस प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू सेपरेट यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने चाचा चौधरी जी साइन करके दिखा भी रहे हैं। आजकल तो ये टैरिफ वाले वार को भी साइन करके दिखा रहे हैं, कभी इंडिया पे 25%, कभी 50%, तो ये कर तो रहे ही हैं। और फिर उसको ऐसे साइन करके मीडिया में भी दिखाते हैं। तो नाउ ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम इंडोर डिप्लोमेसी टू ए ओपन डोर एरा या ओपन सर्किट डिप्लोमेसी। जो भी चीज़ें करनी है पब्लिक में आके बोलना, तो पब्लिक में ही डिप्लोमेसी को ले आए हैं। तो बस सिंपल यही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कौन सी कंट्री बाहर हुई है रिसेंटली। तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको यूएस से करना है। इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में कुछ नहीं है। बाकी तो थोड़ा सा ये मेंस पर्सपेक्टिव से है कि भाई रीजन क्या क्या साइट किए हैं। तो मिस मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19,
कंसर्न्स ओवर इंडिपेंडेंस, चाइना का डोमिनेशन बताते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस बताते हैं। यूएसए सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी यूएस की ज़्यादा इसमें चलती नहीं है, ऐसा ही इनका लोगों का मानना है। फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है। यूएसए आर्ग्यू दैट इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ WHO budget is disproportionately high, especially compared to the countries with largest population like China. USA provided approximately $893 million, about 67 करोड़ रुपया to WHO, constituted 15% of WHO's टोटल बजट। 15% तो WHO के टोटल बजट का USA ही देता है। ये कहता है कि मिसमैनेजमेंट है, कोविड आपने मिसमैनेजमेंट किया, इंडिपेंडेंस आपका कंप्रोमाइज है, चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो इन सब रीजन्स को साइड करके इसने एग्जिट कर लिया है। रशिया और यूएसए के सिक्योरिटी एडवाइज़र मिले हैं, बस इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। इंडिया वाले तो एनएसए का आपको पता ही है, अजीत डोवाल जी, और आप बस इनका याद रख लीजिए कि यूएसए के जो इस आर्टिकल से बस यही न्यूज़ बनती है कि यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनका नाम क्या है, जेक सुलिवन। इन दोनों को मिला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर तो ये कि भाई किस किस चीज़ पे इन्होंने बातें की टॉपिक्स डिस्कस्ड, ये की टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द मीटिंग। सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन करेंगे, बनाने के लिए नहीं, मतलब हथियार वगैरह के लिए नहीं, बस सिविल के एनर्जी डिमांड्स के लिए हम भारत के साथ अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर टू इंडियन इंस्टीट्यूशन सच एज भारत के साथ हमने रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। यूएस इंडिया एसेंड, मतलब सिविल के लिए न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन करके सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सोनो बाय को प्रोडक्शन, इसमें क्या है, इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए सबमराइन्स एंड हॉस्टाइल अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स में डिटेक्टिंग अंडर लिखा ना, डिटेक्ट अंडर वाटर थ्रेट्स, डिटेक्टिंग अंडर वाटर थ्रेट्स, स्पेशली सबमराइन्स एंड हॉस्टाइल अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया नेवी से रिगार्डिंग, ये हो गया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन से रिगार्डिंग। उसके बाद है मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल MTCR, जिसका इंडिया मेंबर भी बन गया था फॉर्मली 2016 में। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन की कितने किलोमीटर रेंज तक की हम मिसाइल बना सकते हैं। बाद में हमारा अभी MTCR मेंबर होने के बाद 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज की हम मिसाइल बना सकते हैं। इसके बाद ये हमें इसमें छूट मिली थी, ठीक है दोस्तों। और एडवांसमेंट ऑफ ICET, बोथ नेशंस reaffirmed their commitment to cooperations in emerging technology including artificial intelligence, quantum computing and telecommunication and space। मेन तो यही याद रखना है, जेक सुलिवन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उसके बाद ये क्या बात हुई है, मेन टॉपिक एसेंड, सोनो बाय को प्रोडक्शन, मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड एडवांसमेंट ऑफ ISAT। फिर उसके बाद इस आर्टिकल को हम थोड़ा कम्प्रिहेंसिव डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये है 18th स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 18th स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया था 18th एडिशन 2023 में। बायनियल निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल में एक बार निकलता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI पब्लिश IASFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, वो जो करते हैं देहरादून में, जो FSI है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सिंस 1987 से इसको पब्लिश कर रहा है देहरादून से, ठीक है दोस्तों। बायनली करता है और टोटल कवर करता है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 2023 में 21 में निकला था, 23 में, अब 25 में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और टॉप स्टेट्स विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या क्या है, एरिया वाइज है अपना मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। परसेंटेज वाइज है लक्षद्वीप, छोटे छोटे होंगे, मिजोरम ये नॉर्थ ईस्ट वाले होंगे, अंडमान निकोबार ये होंगे। तो टॉप स्टेट में एरिया वाइज 2 चीज़ें हैं, एरिया वाइज में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और परसेंटेज में देखोगे तो लक्षद्वीप, फिर आपका मिजोरम और फिर अंडमान निकोबार, इतना याद रखना है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। और ये इधर आपको दिख भी रहा होगा, मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद टॉप स्टेट्स विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट प्लस ट्री था, ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में भी मोस्टली तो वही आएगा, एरिया MP अरुणाचल प्रदेश, इसमें छत्तीसगढ़ आ जाएगा, बस एक चेंज है, छत्तीसगढ़ में आएगा फॉरेस्ट में। और परसेंटेज में लक्षद्वीप सेम है, मिजोरम सेम है, अंडमान निकोबार सेम है। तो जो फॉरेस्ट कवर में एरिया और परसेंटेज में और खाली फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों में मिला के बस एक ही चेंज है, छत्तीसगढ़ इसमें तीसरे पे, उसमें महाराष्ट्र आता है।
ठीक है। टॉप स्टेट्स विद लार्जेस्ट ट्री कवर, ये ट्री का अलग देख लीजिए, ये खाली फॉरेस्ट का, ये ट्री का, और ये फॉरेस्ट प्लस ट्री का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वही लार्जेस्ट ट्री में कौन कौन सा आएगा, महाराष्ट्र, क्योंकि इसके कारण ही तो फिर टोटल में अंदर घुस पाया, 3rd रैंक पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और परसेंटेज में लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान। ट्री वाला अपना ये वाला जो परसेंटेज वाला फिक्स चल रहा है, परसेंटेज में फिक्स है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, लक्षद्वीप, मिजोरम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान। ट्री में देखिए, फॉरेस्ट में देखिए, दोनों में मिला के देखिए, अपना ये वाला एक परसेंटेज वाला बिल्कुल फिक्स वाला है, ठीक है। और टोटल फॉरेस्ट कवर इतना है, 21% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। टोटल टारगेट हमारा 33% का है। अभी तक हम ट्री प्लस फॉरेस्ट मिला के 23% ही पहुँचे हैं एरिया का। ट्री कवर है इतना जो कि 3% है एरिया का, तो 21 और 3 24, 23 पॉइंट समथिंग है, 24 पॉइंट समथिंग है। लेकिन अभी तक हम जो हमारा टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 25%, देखो ये लिखा हुआ, अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ जोग्राफिकल एरिया पहुँचे हैं हम। एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 1400 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट ट्री कवर है, स्पेशली 1056 तो इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में है 2021 के कंपैरिजन की रिपोर्ट में। 2021 की रिपोर्ट में 1056 हमारा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज है। टोटल हमारा 1445 स्क्वायर किलोमीटर का है ट्री प्लस फॉरेस्ट में। मैक्सिमम इंक्रीज हमने देखा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंबाइंड में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है 684, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर उड़ीसा में है। मैक्सिमम इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर ओनली में मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, ये दोनों मिला के है, ये दोनों मिला के है। ये खाली फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट प्लस ट्री। उसके बाद मैक्सिमम डिक्रीज है फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, फिर कर्नाटका में, फिर लद्दाख में। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया बाय साइज है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट प्लस अगर ट्री ऐड कर देंगे तो तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र घुस जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ट्री सबसे ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में तो आपको पता ही है, तो फिक्स है, चाहे ट्री डालो, चाहे फॉरेस्ट प्लस ट्री, कोई भी कर लो। इन सब में लक्षद्वीप 91%, मिजोरम 85%, अंडमान 81%। तो LMA, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कार्बन स्टॉक, कंट्रीज फर्स्ट कार्बन स्टॉक इज एस्टिमेटेड एट 7285 मिलियन टन्स, इंक्रीज ऑफ 81.5 मिलियन टन्स 21 के कंपैरिजन में। टॉप 3 स्टेट्स हैं जो कार्बन स्टॉक में टॉप पे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मैंग्रोव कवर के बारे में भी इसमें कुछ बताया गया है कि भाई टोटल मैंग्रोव कवर है इन इंडिया में ये 4991 4991 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैंग्रोव है, जो कि 0.15% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, बहुत कम है। और देयर हैज़ बीन ए डिक्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का डिक्रीज हुआ है। वाइल गुजरात सा ए डिक्रीज ऑफ 39 स्क्वायर किलोमीटर इन मैंग्रोव एरिया, आंध्रा एंड महाराष्ट्र ऑब्जर्व इंक्रीज फ्रॉम 13 स्क्वायर किलोमीटर एंड 12 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल तो मैंग्रोव में टोटल है 499 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, उसमें हम देखेंगे 7.3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया घट गया है 21 के कंपैरिजन में, जिसमें गुजरात में सब्सटेंशियली कम हुआ है 39 किलोमीटर स्क्वायर, बल्कि 13 + 12 25 हमारा आंध्रा प्लस महाराष्ट्र में इंक्रीज हो गया, ठीक है दोस्तों। ये पूरा कम्प्रिहेंसिव हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से आएगा 2023 में निकलती है, बाइनरी निकलती है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जो देहरादून वाला, वहाँ से ये पब्लिश की जाती है। फिर कार्बन स्टॉक में हमने देखा अरुणाचल, MP और छत्तीसगढ़ टॉप पे हैं, 81.5 मिलियन टन्स का करते हैं। मैंग्रोव कवर में भी हमने डिक्रीज महसूस देखा है, डिक्रीज क्योंकि ज़्यादातर गुजरात के कारण डिक्रीज है। आंध्रा और महाराष्ट्र ने सब्सटेंशियली इसमें इंक्रीज किया है, 13 और 12 स्क्वायर किलोमीटर का। अकेले गुजरात ने इसमें 39 का डिक्रीज देखा है, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट आर्टिकल इसमें हमारा बच गया है, टाइम्स आउट्स बेस्ट सिटीज़
रैंकिंग 2025। ठीक है। टाइम्स आउट कंपनी है जो वर्ल्ड की टॉप 50 बेस्ट सिटीज़ को निकालती है। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है? रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन 44 डिफरेंट क्राइटेरिया इंक्लूडिंग फूड, एक्सेस टू नेचर, नाइट लाइफ, कल्चर, अफोर्डेबिलिटी, लाइबिलिटी, ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ द सिटी, जिसमें टॉप 50 में सिर्फ इंडिया की एक ही सिटी जगह बना पाई है। 40, वो भी शायद 49th प्लेस पे है। इसमें मेंशन नहीं है क्या कहीं? हाँ, इधर मेंशन है। मुंबई इज़ द ओनली इंडियन सिटी टू बी इंक्लूडेड इन द टॉप 50। रैंकिंग अपना 49th रहा है। रिकॉग्नाइज द रिपोर्ट एज ए रोमांटिक सिटी। रोमांटिक सिटी में हमने इसको रैंक मिली है। और टॉप 5 सिटीज़ में पहली पे है केप टाउन, और दूसरे नंबर पे है बैंकॉक, तीसरे नंबर पे है न्यूयॉर्क, चौथे नंबर पे है मेलबर्न, 5वें नंबर पे है लंदन। और टॉप 50 की रैंकिंग निकालती है हमारी है 49 पे बॉम्बे, वो भी रोमांटिक के कारण। तो टाइम आउट्स बेस्ट सिटी रैंकिंग में इंडिया की कौन सी सिटी ने अपनी जगह बनाई है, बस आपको उतना याद रखना है। वो अपनी कौन सी है? बॉम्बे 49th प्लेस पे। और न्यूयॉर्क में है कि भाई वाइब्रेंसी एंड एक्सीलेंस एक्सपीरियंस ऑफ विजिटर, 92% ऑफ द रेजिडेंट्स अप्रिशिएटिंग द सिटीज़ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की नहीं है। अदर नोटेबल सिटीज़ में भी रैंकिंग में कौन कौन सी है? हांगकॉन्ग, पेरिस, बर्लिन, दुबई, सिंगापुर, बीजिंग, टोक्यो। बीजिंग तो आप मान सकते हो, सिंगापुर भी मान सकते हो, दुबई भी आपको पता ही है बहुत फेमस है, टोक्यो। तो ये सब उनकी रैंकिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बस एक इंडियन सिटी का याद रखना है कि इंडियन सिटी की 49th प्लेस है और टॉप में है केप टाउन। ये थोड़ा आपको डिस्टर्बिंग, मतलब याद करने में मुश्किल हो सकती है। भाई केप टाउन टॉप पे है, फिर बैंकॉक है। बैंकॉक थाईलैंड तो लोग कहते हैं कि थाईलैंड चलते हैं, तो थाईलैंड याद रह जाएगा सेकंड नंबर से। और केप टाउन यहाँ मूवी वगैरह की शूटिंग के लिए लोग जाते हैं, तो इसलिए उस तरीके से याद रख सकते हैं कि मूवी वगैरह की शूटिंग अच्छे एरिया पे ही जाएंगे ये लोग करने। तो केप टाउन में बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है। केप टाउन साउथ अफ्रीका का शहर है। ठीक है दोस्तों, एक बार के लिए 5 मिनट में एक बार करें क्या रिवीजन स्टार्टिंग से? एक बार हम इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। रणजी ट्रॉफी विदर्भा ने जीती है। हर्ष प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, 69 विकेट्स लिए हैं। बस विदर्भा और केरला का फाइनल हुआ था। नवरत्ना स्टेटस मिला है किसको? IRCTC को, IRFC को। ये 25वीं और 26वीं अपनी नवरत्ना बनी है। टोटल नवरत्ना हमारी 26 हो गई है, महारत्ना हमारी 14 है, और HAL लास्ट महारत्ना थी। और इसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको अथॉरिटी है जो इनको देखती है। इसके ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। 98 हमारे पास मिनी रत्ना है। प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की विजिट पे गए हैं, जहाँ पे उनको श्रीलंका के हाईएस्ट अवार्ड से उनको सम्मानित किया है, श्रीलंकाज मित्रा भूषण। श्रीलंकाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, डिफेंस, एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोलर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स में इन्होंने वहाँ पे एग्रीमेंट किए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब हैं, जिनका नाम आप याद रख सकते हो, अनुराग कुमारा दसनायका। 6th बिम्स्टेक समिट हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। 7 मेंबर उनके याद रखने हैं, BBIM ये करके ऐसे याद रख सकते हो। बांग्लादेश, फिर जाएंगे इंडिया, फिर भूटान, नेपाल, श्रीलंका नीचे आ गया, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कोई खास अच्छी नहीं है। 14th रैंक पे हम आते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है, ये याद रखना है। और कुछ में डिक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है कुछ कंट्रीज़ में, कुछ में अभी भी 45 कंट्रीज़ में सिचुएशन और वर्सन हुई है। 99.7% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इससे आती है। और इसका मेन चीज़ याद रखनी है, बस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको निकालता है। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मोल्दोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया, जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसको हमने लॉन्च किया था। ये 107th और या 105 कहीं लिखा होता है, तो 105th मेंबर है। 121st टोटल मेंबर है। फुली रेटिफिकेशन वाला 107वां मेंबर है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल तियानसिन सेंगली टनल चाइना में बनी है, भाई इतना याद रखना आपको। उसके बाद यूके ने चगास आर्किपेलागो मॉरिशस को ट्रांसफ़र कर दिया है, जो उनका पहले उनका ही हुआ करता था। ये ब्रिटिश इंडियन ओवरसी टेरिटरी के नाम से जाना जाता था कि भाई ये उनका ओवरसी टेरिटरी था। बीच में उन्होंने डियागो गार्सिया एक बेस बना के USA को भी इसको ट्रांसफ़र कर दिया था।
ठीक है दोस्तों, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव, ये अपने सरबंदा सोनोवाल जी हैं, उन्होंने उसको अनवील किया है। सरबंदा सागरमाला लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी इसी टाइम पे हमने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये हमें मॉडर्नाइज करना है इंडियाज़ मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। और इंडिया का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसमें हमने अच्छा खासा रैंक इंप्रूव किया है। हम 44 में से 22वें स्थान पे आ गए, तो इसका मतलब हम लॉजिस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, इसमें इतना याद रखना है। ये एयर इंडियाज़ मैरीटाइम वीक है, तो ये बॉम्बे में हुआ है और 2047 तक हमें मैरीटाइम सुप्रीमेसी हासिल करनी है, मैरीटाइम पावर हाउस बनना है। तो ये थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, वहाँ भी मैरीटाइम की बात चल रही है और यहाँ भी मैरीटाइम की, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। और लार्जेस्ट मैरीटाइम इवेंट है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, लार्जेस्ट मैरीटाइम वर्ल्ड वाइड इवेंट है, इतना याद रखना है बस। उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, ये अभी 13 नए ऐड हुए हैं, जिसमें से इंडिया 5 कंट्रीब्यूट करता है। गोपालपुरा इंडस्ट्रियल पार्क, काकीनाडा ग्रीन हाइड्रोजन, मुंद्रा क्लस्टर, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। और COP26 में इसको किया था, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस इन 2 कंपनियों का साथ लेता है, एसेंचर एंड ईप्री इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, और ये अभी 33 इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गए 16 कंट्रीज में, 5 कॉन्टिनेंट्स में। JSW सबसे टॉप पे मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरर बन गया है। इंडियाज़ रिमिटेंस रिपोर्ट में UK और USA ने सरपास कर दिया गल्फ कंट्रीज़ को। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है और फिर बाद में केरला और तमिलनाडु में भी आता है। ठीक है, उसके अलावा बुकर्स प्राइज़ किसको मिला है? ये हमारी समंथा हार्वे को मिला है। उनके नोवेल, कौन सा नोवेल है? ऑर्बिटर नोवेल के लिए मिला है, जिसमें उन्होंने स्पेस लाइफ को दिखाया है। 5 ऑफ द 6 नोवेल जो इस बार शॉर्टलिस्ट हुए थे वो वुमेन के द्वारा लिखे गए थे। और जो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है कि वही कोई भी बुक है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो सकती है, बट पब्लिश UK और आयरलैंड में होनी चाहिए। हमारी जो फर्स्ट फीमेल थी अरुंधति रॉय, उसने गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के लिए 1997 में इस अवार्ड को ले चुकी हैं। जमनालाल बजाज में तो आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये 4 लोगों को मिला है, डिफरेंट कैटेगरी में मिला है। डिस्कवरी ऑफ गोल्ड, चाइना में सबसे ज़्यादा डिस्कवरी गोल्ड की हो गई। हालांकि स्टिल चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर भी इंपोर्ट करता है। और 1000 टन का इसमें मिला है, 900 टन का पहले साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड था। फाइनेंशियल रिपोर्ट है भाई, इंडियाज़ डेट फॉरेक्स रिजर्व का सेम है। इंडिया का जो भी एक्सटर्नल डेट है, जिसमें लॉन्ग टर्म ज़्यादा है 80% है, और शॉर्ट टर्म उसका 133 बिलियन डॉलर है, जो 20% के कंट्रीब्यूट है। और जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो लमसम आज बराबर है इंडिया के एक्सटर्नल डेट के, तो इतना याद रखना। और ये फिर उसका डिमार्केशन है कि भाई कौन से में कितना हमारा एक्सटर्नल डेट है। US डॉलर में सबसे ज़्यादा है 54% के आसपास। नीति आयोग फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स स्टेट को हेल्थ इंडेक्स देता है फाइनेंशियल, जिसमें ओडिशा टॉप पे है, जो कि हमारा अचीवर कैटेगरी में आता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा 4 कैटेगरी हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल। ठीक है, बाकी पंजाब और केरला की काफ़ी ख़राब कंडीशन है। और अरविंद पनगिरिया जी और सुमन के बैरी जी ने इनको मिलकर निकाला है, लॉन्च किया है। तानसेन सम्मान पंडित स्वपन चौधरी फ्रॉम कलकत्ता, इनको ये मिला है। पिछले साल पंडित गणपति भट्ट कर्नाटका से थे, उनको मिला था, इतना याद रखना है। उसके बाद इंडिया को 68 सेशन कमीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग की चेयरमैनशिप मिल गई है, जिसमें हमारे जो एम्बेसडर थे उधर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव शंभू के कुमारन इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको चेयर करने का मौका उधर मिला है। ठीक है दोस्तों, ये 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, पहले इसको नेशनल लॉ डे के नाम से मनाया जाता था। ये नया सर्किट है, रिलीजियस सर्किट, जो उत्तर प्रदेश में ऐड हुआ है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर बनाया है, 7 डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा। और इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया, जिसमें टोटल नंबर मेंबर 10 हो गए हैं अभी। पहले 4 हुए, फिर एक ऐड साउथ अफ्रीका हुआ, फिर बीच में 3 और ऐड हुए थे, ईरान, UAE, इजिप्ट और इथोपिया। अब 10वां इसमें इंडोनेशिया आ गया है। ठीक है, और WHO से USA ने विड्रॉ कर लिया है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग हुई थी। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये इसको मैंने कम्प्रिहेंसिव डिस्कस किया ही है। ठीक है दोस्तों, और टाइम्स आउट की बेस्ट सिटीज़ रैंकिंग में मुंबई इंडिया का 49 प्लेस पे, जो 50 टॉप की सिटी निकलती। केप टाउन पहले पे है, बैंकॉक दूसरे पे है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इसी सीरीज़ में हमारे और भी बहुत सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप इनको प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अभी एक नए इनिशिएटिव के लिए जो हम करने हैं MCQ वाला, उसके लिए अलग से 5-10 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।